हम सभी ने मूवीज में इंडियन स्पाइस को फॉरेन बॉर्डर के पार सोलो मिशन करते देखा है, राइट? लेकिन असलियत में जेम्स बॉन्ड वाली एक्शन मूवीज पूरी तरह गलत हैं। हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आरएनएडब्ल्यू दरअसल एक हाइपर ब्यूरोक्रेटिक डेटा ड्रिवन फाइनेंशियल मशीन है। यह शेडो वॉर दुश्मनों को मारने का नहीं, बल्कि लेवरेज खरीदने का एक लंबा गेम है। अब सवाल यह है कि अगर सिनेमैटिक मिशन नहीं होते तो ग्राउंड पर एक्चुअल में होता क्या है? आरएनएडब्ल्यू के ऑपरेशन न्यू दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स से सेक्रेटरी मैनेज करते हैं, लेकिन इस एजेंसी के पर्दे के पीछे एक साइलेंट स्ट्रक्चरल लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस और उनके अपने रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस यानी आरएएस के बीच है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आईपीएस ऑफिसर्स स्पाइस को लीड क्यों करते हैं। देखिए, आईपीएस ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन, क्रॉस एजेंसी कोऑर्डिनेशन और डोमेस्टिक ऑर्डर मेंटेन करने में बेस्ट होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक पुलिसिंग और फॉरेन एस्पियोनाज के रूल एकदम अलग होते हैं। पुलिसिंग में तुरंत एक्शन लेना होता है, अरेस्ट करना होता है, जबकि एस्पियोनाज सालों का लंबा इंतजार है, दुश्मनों को बिना बताए दूर से ऑब्जर्व करना। आईपीएस ऑफिसर्स सेंट्रल डेप्यूटेशन पर सिर्फ 5 से 7 साल के लिए आते हैं। जब तक वो डीप जियोपॉलिटिकल और लैंग्वेज एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, उनका वक्त खत्म हो जाता है। इस कांस्टेंट रोटेशन की वजह से एजेंसी हर बार एक मैसिव इंस्टीट्यूशनल मेमोरी लॉस फेस करती है। आखिर हम आरएनएडब्ल्यू के बड़े एक्सप्लोसिव मिलिट्री एक्शंस न्यूज़ चैनल्स पर क्यों नहीं देखते? क्योंकि इनका मेन टारगेट काइनेटिक वॉर नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन खरीदना है, और हाई लेवल इंटेलिजेंस खरीदने के लिए फॉरेन एसेट्स को सालों तक पालना पड़ता है। इन एसेट्स को ट्रैक होने से बचाने के लिए चुपचाप रेगुलर फाइनेंशियल पे आउट देने होते हैं। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंट्स को जेन्युइन कॉरपोरेट या डिप्लोमेटिक कवर जॉब्स में एम्बेड किया जाता है। लेकिन इन सारे कोवर्ट ऑपरेशंस की फंडिंग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डायरेक्टली कंट्रोल करता है। मतलब ग्राउंड पर होने वाले ऑपरेशन को वहां बैठे सिविल सर्वेंट्स और अकाउंटेंट्स देखा करते हैं। यहाँ हम इस पूरे सिस्टम के सबसे डीप स्ट्रक्चरल रूट कोज पर पहुंचते हैं। हमारे डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर को इंटेंशनली ऐसे डिजाइन किया गया था ताकि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को कंप्लीटली ऑटोनोमस मिलिट्री पावर ना मिले। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हमेशा हर एक कोवर्ट ट्रूपी पर एब्सोल्यूट कंट्रोल रखते हैं ताकि सिस्टम सिक्योर रहे। अब उस इनविजिबल फाइनेंशियल मशीन को समझते हैं जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया हमेशा इग्नोर करता है। इंडियन गवर्नमेंट में हर खर्च का एक रिसिप्ट होता है जिसे सीएजी ऑडिट करता है, लेकिन इन कोवर्ट फंड्स की सबसे बड़ी पावर यह है कि इनका पब्लिक ऑडिट सीएजी भी नहीं कर सकता। इसे आप एक इंडियन जॉइंट फैमिली के सीक्रेट इमरजेंसी फंड की तरह समझिए, जहां पैसा तो सबका है, पर उसका एग्जैक्ट हिसाब और कंट्रोल सिर्फ फैमिली के हेड को पता होता है। इस क्लासिफाइड पैसों को सीक्रेट सर्विस फंड यानी एसएसएफ कहते हैं। जब ये पैसा एजेंसी के पास आता है तो इन कैमरा ऑडिट होता है। एक हाईली सिक्योर रूम में टॉप फाइनेंशियल ऑफिसर्स फील्ड रिसिप्ट चेक करते हैं। एजेंसी का हेड एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पेंड साइन करता है कि पैसा नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज हुआ, और उसके बाद उन सारे फील्ड वॉचर और रिसिप्ट्स को तुरंत शेड कर दिया जाता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में अपने एजेंट्स को डी सीक्रेटली पे करना आज एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। आपको लगेगा कि आजकल तो स्पाइस अनट्रेसेबल क्रिप्टो या बिटकॉइन का यूज करते होंगे, पर रियलिटी में ब्लॉकचेन का हर ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए डिजिटल लेजर पर रिकॉर्ड हो जाता है। वेस्टर्न एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल्स और एआई एल्गोरिदम्स ऐसी डिजिटल मूवमेंट को इंस्टेंटली फ्लैग आउट कर देते हैं। इसलिए कोवर्ट पेमेंट्स के लिए आज भी हवाला या इनफॉर्मल नेटवर्क का यूज होता है। हवाला नेटवर्क एक्चुअल फिजिकल कैश को बॉर्डर के पार मूव नहीं करता, ये सिर्फ वैल्यू को मूव करता है, एक ट्रस्ट बेस्ड फोन कॉल के थ्रू। दिल्ली का एक ब्रोकर लंदन के एक पार्टनर ब्रोकर को सिर्फ एक सिक्योर कॉल करता है। लंदन वाला ब्रोकर एजेंट को लोकल कैश दे देता है बिना बैंकिंग सिस्टम को टच किए। इसी तरह की हिडन इकोनॉमिक रियलिटीज और स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स हम वर्डेस पर डिकोड करते हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। अब आते हैं उस डोमिनो इफेक्ट पर जो इन ऑपरेशन को हिला देता है। एक एजेंट को हार्डवेयर और हैवी कैश पहुंचाने के लिए डिप्लोमेटिक पाउच का यूज होता है। वेना कन्वेंशन के अंडर इन डिप्लोमेटिक पाउचेस को फॉरेन कस्टम्स खोलकर चेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे डिप्लोमेट्स पर कोई इंटरनेशनल क्राइसिस आती है तो इसका इफेक्ट मैसिव होता है। जब ऐसा होता है तो हम सिर्फ अपने टॉप एजेंट्स नहीं खोते, हमारा सिक्योर डिप्लोमेटिक पाउच और एम्बेसी बैंक अकाउंट तुरंत फ्रीज हो जाता है। मतलब लोकल इन्फॉर्मेंट्स को पैसे पहुंचाने वाली सारी सप्लाई चेन एक झटके में टूट जाती है। हमें लगता है कि हम ट्रेडिशनल ह्यूमन एस्पियोनाज को इजीली मॉडर्न साइबर टेक से बदल देंगे, लेकिन हमारे एनालिसिस के मुताबिक यह ट्रांजिशन इतना आसान नहीं है। आज के मॉडर्न एरा में एक एब्सोल्यूट बायोमेट्रिक ट्रैप बन चुका है। आज की डेट में हर इंसान के बर्थ से लेकर एजुकेशन तक एक क्लियर डिजिटल फुटप्रिंट होता है।
पिछले दशक तक एक स्पाई एक हाई क्वालिटी फेक पासपोर्ट यूज करके ट्रेवल कर सकता था। आज एयरपोर्ट कैमरास आपके चेहरे का एग्जैक्ट मैथमेटिकल फेशियल मैच प्रो करते हैं। यहाँ तक कि सिस्टम गेट एनालिसिस का यूज करता है, यानी आपके चलने का यूनिक स्टाइल। अगर एक एजेंट बीजिंग एयरपोर्ट पर फेक कवर के साथ लैंड करता है और चाइनीज एआई उसके चेहरे को किसी पुरानी यूनिवर्सिटी फोटो से मैच कर लेता है, तो उसकी आइडेंटिटी वहीं सेकंड्स पे ब्लोन हो जाती है। आप सोचकर देखिए, 2010 में मोसाद जैसी एजेंसी के 26 इलीट एजेंट्स दुबई में एक्सपोज हो गए थे। उनके पासपोर्ट परफेक्ट थे, पर सीसीटीवी और फेशियल मैपिंग ने उन्हें बर्न कर दिया। आज टेक्नोलॉजी उससे 100 गुना ज़्यादा एडवांस्ड है, और अब वक्त है उस इन्फॉर्मेशन का जिसके बारे में मीडिया कभी बात नहीं करता। आपको लगता होगा कि RNAW देश की कोई लीगली डिफाइंड संवैधानिक एजेंसी है, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडियन लीगल फ्रेमवर्क में रॉ का अपना कोई स्टैचुटरी चार्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी CIA या MI6 की तरह रॉ का कोई अपना पार्लियामेंट्री एक्ट नहीं है। इसे 1968 में सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का विंग बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 73 के अंडर गवर्नमेंट इस एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करती है। इसी लीगल इनविजिबिलिटी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक की नज़रों से बची रहती है। RTI एक्ट के सेकंड शेड्यूल में सेक्शन 24 के अंडर इन्हें एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन मिला हुआ है। इनके बजट या ऑपरेशनल डिटेल पर पार्लियामेंट में कोई ओपन डिबेट नहीं हो सकती। अब हमारे सामने मौजूद स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड को पूरी निष्पक्षता से देखते हैं। हम एक बहुत बड़े ट्रांजिशनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जहां पुराने मॉडल्स फेल हो रहे हैं, लेकिन हम इस सिचुएशन में चुप नहीं बैठे। काउंटर मूव्स ऑलरेडी मोशन में हैं। हम एग्रेसिव तरीके से अपनी एजेंसीज को NTRO और DRDO के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत पुश के अंडर इंडिजिनियस साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैसिवली एक्सपेंड किया जा रहा है। हम अब अपने ऑपरेटिव्स को एम्बेसीज से निकालकर MNCs और थिंक टैंक्स में इम्बेड कर रहे हैं। इसे नॉन ऑफिशियल कवर यानी NOC कहते हैं। NOC सुनने में आसान लगता है, पर एक एजेंट के लिए कॉर्पोरेट कवर बनाना एक नाइटमेयर है। इसका मतलब है 10 साल की फेक हिस्ट्री, बैकडेटेड टैक्स रिटर्न्स और फेक डिग्रीज क्रिएट करना। अगर एक छोटी सी मैथ एरर हुई तो एजेंट को इम्यूनिटी नहीं मिलती, उसे फौरन ब्लैक साइट मिलती है। एक फौरन ब्लैक साइट एक खुफिया और गैर कानूनी जेल या सीक्रेट प्रिजन होती है, जिसे कोई देश अपनी बॉर्डर के बाहर किसी दूसरे देश में छुप कर चलाता है। इन जगहों पर कैदियों को बिना किसी कोर्ट, लॉयर या कानूनी कार्रवाई के रखा जाता है, और उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती। एजेंसीज इन साइट का इस्तेमाल अपने देश के कानून और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से बचने के लिए करती है, ताकि वो कैदियों से बिना किसी रोक टोक के सख्त पूछताछ और टॉर्चर कर सकें। शॉर्ट में कहें तो यह कानून की नज़रों से दूर एक ऐसी जगह है जहां कैदी बिल्कुल गुमनाम हो जाते हैं। लेकिन हमें ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म हटाकर रियल लॉजिस्टिकल चैलेंज को देखना होगा। भले ही हमारे इंडिजिनस टेक रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, दुनिया के सबसे एडवांस जीरो डे एक्सप्लॉइट और सर्विलेंस सॉफ्टवेयर के लिए हमें आज भी फॉरेन वेंडर की ज़रूरत पड़ती है। ये कोई सस्ते सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन नहीं होते हैं। जब हम कहते हैं कि फॉरेन टेक खरीदना एक फाइनेंशियल ड्रेन है, तो ये किसी ₹1000 के सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही। ग्रे मार्केट में एक आईफोन हैक करने का जीरो डे एक्सप्लॉइट 2 से 5 मिलियन डॉलर का बिकता है। साइबर एस्पियोनाज अब ह्यूमन एस्पियोनाज से यूनिट इकोनॉमिक्स में कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। एक सिंगल मिलिट्री ग्रेड जीरो डे एक्सप्लॉइट ब्लैक मार्केट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिकता है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जीरो डे एक्सप्लॉइट एक ऐसी साइबर अटैक टेक्निक है जिसमें हैकर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की उस कमजोरी का फायदा उठाता है जिसके बारे में डेवलपर को पहले से कुछ जानकारी नहीं होती। क्योंकि डेवलपर को इस कमी के बारे में पता नहीं होता, इसलिए उनके पास इसको ठीक करने के लिए सिर्फ 0 दिन का समय होता है। ये ट्रांजिशन बहुत स्लो, रिस्की और फाइनेंशियली एक्सपेंसिव है, पर डिजिटल एस्पियोनाज और हाइपर सर्वेलेंस के इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपने जियोपॉलिटिकल लेवरेज को बचाकर रखने के लिए ये एक मैथमेटिकली नेसेसरी मूव है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली डीप डाइव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।